हेलो दोस्तों, तो फिर एक बार हाजिर हैं हिंदी की वीडियो के साथ। और इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे वर्णमाला पढ़ रहे थे और वर्णमाला केवल स्टार्ट करी थी और ये टॉपिक बिल्कुल आपके सामने है। और इसमें वर्ण सबसे पहले इसके कुछ फैक्ट क्लियर कर लेते हैं। फैक्ट, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे फैक्ट क्या क्या है इसके। सबसे पहले हिंदी जो वर्णमाला है, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में वामन वर्ण होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया ये क्लियर, ठीक है। और छोटे मोटे क्वेश्चन मत समझना, ठीक है। छोटा बेशक है लेकिन 1 नंबर या 2 नंबर जरूर दे के जाएगा। बाई चांस आ गया तो बाई चांस ही आते हैं सब। पूरी हिंदी बाई चांस, पूरा पेपर ही बाई चांस आएगा। आपको पता थोड़ी है ये आए, लेकिन आ जाए बाई चांस, ठीक है। तो याद तो करना है ही, टोटल याद कर लेने कि 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। स्वर की अगर बात करें, और वो पिछले वीडियो में हमने पढ़ ली थी कि बताओ वर्ण के कितने प्रकार के होते हैं। अगर वर्ण के प्रकार भी देखने हैं तो वर्ण के प्रकार देखेंगे 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से, तो ये स्वर हैं और ये व्यंजन। स्वर होते हैं हमारे 11 हमेशा, ठीक है। अगर स्वर, अब हिंदी का पेपर देने जा रहे हो, यूपीएसआई का मान लो देने गए और पूछ लिया वैसे ही कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ना हिंदी दिया ना संस्कृत दिया ना कुछ और दिया, ठीक है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो हमें लगाना है कि स्वर होते हैं 11 प्रकार के। लेकिन अगर आपको संस्कृत नाम से पूछ ले कि संस्कृत में, संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, अब संस्कृत की पूछ रहा है, ठीक है। पेपर बेशक हिंदी का देने जा रहे हो लेकिन पूछ रहा है संस्कृत की कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें होती है 13, याद रहेगा ना। और हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। या तो हिंदी में स्वरों की संख्या बताओ तो 11, या केवल स्वरों की संख्या बताओ तो 11, लेकिन संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 13, ठीक है। तो व्यंजन आप माइनस कर सकते हैं, वही व्यंजन माइनस करोगे कितने बचेंगे, 52 टोटल है तुम्हारे। और 52 में से हिंदी में 11 स्वर निकल गए तो बचे कितने, तो दोस्तों व्यंजन बचे आपके 52 में से 11 माइनस कर दो, कितने बचे 41, ठीक है। लेकिन केवल व्यंजनों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि अगर उसमें 41 है तो 41 लगाने, अगर 41 नहीं है तो फिर वो ओरिजिनल आपके व्यंजन पूछेगा कि कितने हैं, उसको देखेंगे हम अभी। सबसे पहले करते हैं इस बात की चर्चा जो यहां पे लिखी हुई है। लिखने का तरीका वर्णमाला का यही होना चाहिए, ठीक है। यहां पे ऊपर आने चाहिए कितने, 3 और 3 6 और 1 7 स्वर, उसके बाद 4 फिर 2, ठीक है। ये तरीका होगा तो आपको याद बहुत जल्दी होगा। देखो इस टेबल से मैं कैसे याद करवाता हूं। सबसे पहले इसको याद कर लेना है आपको कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये आपको याद तो होंगी और नहीं भी है तो कर लेना, ठीक है। याद नहीं है तो कर लेना, और तरीका जरूर याद कर लेना कि तरीका कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये तरीका है, केवल 5 अक्षर हैं इसमें, ठीक है। इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 हैं, लेकिन इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं और इसमें भी 4 हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और इसका अभी वर्गीकरण हम करते हैं। जरा वर्गीकरण मतलब अलग अलग आपको बताना है कि ये क्या क्या है, कौन सा अक्षर कहां से क्या बोला जाता है और क्या इसकी क्वालिटी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर की तरफ, ठीक है। एक और बार बनानी है मुझे कि जो कंठ तालु मूर्धा होते हैं ना, उनसे जो बोले जाते हैं वो बनानी है मुझे अभी टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे हम उसको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये जो ए है ना, ए, और ये छोटी ई, और ये छोटा ऊ, और ये ऋषि। आप समझ रहे हैं कितने कितने हो गए, एक ए, दूसरा ई, तीसरा ऊ और चौथा ऋषि। ये होते हैं आपके ह्रस्व स्वर। ऊपर लिख दूं, नीचे लिखे दे रहा हूं। अब आपको इनकी संख्या भी याद करनी है, ये नहीं कि ये याद कर लिया अब संख्या पता ना हो, क्योंकि याद करोगे तो चलो संख्या तो पता चली जाएगी। ए, ई, ऊ और ऋषि कैसे लिखना है आपको पता है। आपको लिखना है, सबसे पहले हेडिंग डालोगे ह्रस्व स्वर, उसके बाद में ऐसे साइन लगाओगे और फिर लिखोगे ए, कॉमा ई, कॉमा ऊ और कॉमा ऋषि।
अलग से लाइन बना के। ये तो आपने पहले लिख ली, लेकिन अलग से लाइन बना के लिखनी है आपको ये चीज, ठीक है। मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि टाइम फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, कुछ और भी बताना है, इसलिए मैंने बताया ह्रस्व स्वर तो आपको ऐसे लिखना है। आगे और कुछ बताऊं तो फिर हेडिंग डालोगे उसकी और फिर उसके सामने जो है उसके वो लिखने हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो बता देंगे ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4, ठीक है। ह्रस्व स्वरों को ही लिख देंगे मूल स्वर। आ रही है बात समझ में? मूल स्वर क्यों है ये? मूल स्वर इसलिए है क्योंकि ये जो चारों स्वर है ना आपके, जो ह्रस्व स्वर हैं या मूल स्वर हैं, ये चारों स्वरों से और बाकी जितने भी स्वर हैं वो मिलके बने हुए हैं, ठीक है। जैसे ये ई है तो ये इस ई से मिलके बनी है, वो ए है तो ये आ उससे, ठीक है। समझ रहे हैं ना बात आप? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। कौन कौन से? ए, ई, ऊ और ऋषि। और मूल स्वरों को ही ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4, ठीक है। अब बात आ जाती है दीर्घ स्वर पर। ये तो 1 नंबर हो गया। दूसरा नंबर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का मतलब क्या है? तो दीर्घ स्वर जो बड़े स्वर हैं, आपको पता है दीर्घ स्वर कौन कौन से आएंगे? सारे आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 7 टोटल भाषा हो, 7 टोटल हो गए ये। और आपको अलग से लिखना है ये दीर्घ स्वर हेडिंग डाल के, और 7 लिखो या मत लिखो क्योंकि गिनती छोटी है तो याद हो भी जाएंगे और आप पता भी चल जाएगा, ठीक है। गिन लेना क्योंकि 7 ही है, ज्यादा नहीं है। तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए, आई, ओ, औ, ठीक है। ऐसे ही बोले जाते हैं ये ए, आई, ओ, औ, ये 7 होते हैं, ये होते हैं दीर्घ स्वर। आ रही है बात समझ में? ह्रस्व स्वर 4 हो गई और ह्रस्व स्वर को ही कहा जाता है मूल स्वर, और मूल स्वरों की भी संख्या इसलिए हो गई 4। दीर्घ स्वरों की संख्या हो गई 7, ठीक है। और टोटल कितने हो गए? 11। तो हिंदी में 11 ही होते हैं। ये जो 2 हैं अलग से लिखने, ये जो 2 हैं इनको बोला जाता है अयोग्यवाह। अयोग्यवाह बोलते हैं इनको, लेकिन इनके अलग अलग नाम है दोनों के। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा आपके, इनकी तो पता चली गई, इनको तो बार बार बोलना नहीं है। अब अयोग्यवाह स्वरों को छाटिए या अयोग्यवाह निम्नलिखित में से पहचानिए। ऑप्शन होंगे, ऑप्शन में होंगे ये दोनों, एक ही ऑप्शन में, ठीक है। ये दोनों, या एक भी हो सकता है कि अयोग्यवाह को पहचानिए, एक होगा एक नहीं होगा, तो वो दोनों याद होने चाहिए तुम्हें। और पूछ लेगा अयोग्यवाह की संख्या कितनी है, तो 2, ठीक है। इसको अलग से बोलते हैं अनुनासिक। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। तो इसको अलग से बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है। और इसको बोलते हैं विसर्ग। आपको पता है जिसके पीछे 2 बिंदी लग जाए उसको बोलते हैं विसर्ग। तो अंग्य को बोलते हैं अनुनासिक और इस वाले को बोलते हैं विसर्ग। दोनों को मिला के बोलते हैं अयोग्यवाह। अयोग्यवाह की संख्या होती है 2। क्वेश्चन आएगा कि अयोग्यवाह निम्नलिखित में से पहचानिए। निम्नलिखित में से अनुनासिक कौन सा है? निम्नलिखित में से विसर्ग शब्द को पहचानिए या अक्षर को पहचानिए, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारी स्वरों की कुछ क्वालिटी की क्या क्या है। बाकी और जो डिटेल में जाएंगे वो थोड़ी देर बाद जाएंगे। फिलहाल मैंने जो चार्ट है उसमें समझा दिया आपको, ठीक है। इसके बाद में आप सबसे पहले यहां पर लाइन बनाएंगे ऐसे, ये पूरी हो गई। और इसको बना लो, बनानी है तो। कितने हो गए ये? ऊपर से हटा दूं, ये ऊपर से हटा देता हूं क्योंकि फिर यहां कुछ और लिखना है। पता तो चल ही गया आपको, लिख भी लिया होगा अगर लिखना है तो, वरना याद तो होंगे ही आपको। तो अब देखना क्या है कि ये जो देखो, इसको बोलते हैं हम सबसे पहले, ये जो है इनकी संख्या है 25। कैसे लेकर मैं तक इनकी संख्या है 25 और इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन बोलते हैं।
क्वेश्चन आएगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25। ठीक है, मैंने बोला था पिछली वीडियो में भी और इसमें भी कि आपको संख्या ज्यादा से ज्यादा याद रखनी है। संख्या का बहुत ज्यादा रोल है इसमें और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं, लगभग 20 से 25-30 क्वेश्चन बनते हैं संख्या से रिलेटेड। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 25। टोटल अगर आप इसमें वर्ड देखेंगे तो ये है 50, मैंने बताए थे 52। तो दो जो वर्ड बचे उनको बोलते हैं हम, यहां पे लिख दूं, एक तो ये डे होता है और एक ये वाला डे होता है। दोनों के नीचे बिंदी है, ध्यान रखना, ये यहाँ पे भी है, एक ये रहा, लेकिन इनके नीचे बिंदी नहीं है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त। ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि ये जो दोनों व्यंजन है इनको स्पर्श में गिनती कर देता है। मेरी पहले भी हिंदी की वीडियो गई हुई है, उसमें मैंने नहीं बताया, लेकिन इसमें बता दे रहा हूं क्योंकि हम थोड़ा सा और अलग डीप पढ़ रहे हैं। तो ये जो दो व्यंजन है इनको बोलते हैं अलग से उत्क्षिप्त। ठीक है, आपको अगर ऑप्शन में आए कि उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है तो आप लगाएंगे 2, और ऑप्शन में आए कि निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजनों को छांटिए तो आपके ये 2 ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो इन दोनों में से छांटना है। बाई चांस इन दोनों स्पर्श व्यंजन में इन दोनों को भी रख देता है कभी कभी, तो अगर 27 हो तो बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं, सॉरी 25 हो तो बहुत बढ़िया। अगर 25 है और 27 भी है एग्जाम में तो केवल लगाना है 25। ठीक है, बाकी अगर 25 नहीं है 27 है तो 27 ऑप्शन में होगा क्योंकि ये 2 हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 भी हो सकती है और 27 भी, ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। कैसे लेकर मैं तक सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। और उसके बाद चलें ये रहे लेवे पर, तो इसका बोला जाता है अंतस्थ। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, दिखाई दे रहा है ना यहां तक, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, तो ये रहे लेवे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और शे है, ये जो होते हैं ये होते हैं ऊष्म या संघर्षी। याद रहेगा ना, अगर याद ना हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर लिख के रख लेना, या फिर बुक हो तो उससे लगा लेना। क्या होता है कि पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद में जो भी तुमने कुछ सीखा, ठीक है, जो भी कुछ सुना तुमने, उसे सुनने के बाद में सबसे पहले बुक लगाओ। कोई भी बुक हो हिंदी की तुम्हारे पास, तो सबसे पहले जो यहां बताया गया है, एक तो तुम्हारे माइंड में ये सेट हो जाएगा कि हाँ ये चीज सही बताई गई है। अगर बुक में जो यहां बता रहे हैं वही मिल जाती है तो, अगर बुक में वो नहीं मिलती है तो फिर आप क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से पढ़ने के बाद में ये ना सोचें कि हमारी जो, या तो वर्णमाला चैप्टर पढ़ रहे हैं पूरा पढ़ लिया, हमारा पूरा हो गया। पूरा कुछ नहीं होता। एक बार यहां पे देखोगे, अब वही होता है ना कि कोचिंग जा रहे हैं तो एक बार 1 घंटे कोचिंग में पढ़ा है वर्णमाला का चैप्टर, अगर आपने घर जाके नहीं किया तो वो चैप्टर माइंड में से 2-4 दिन बाद निकल जाता है। अगर एक बार घर पढ़ लेंगे तो थोड़ा बहुत 2-4-6 महीने के लिए वो सेट हो जाता है, और इतना सेट जरूर हो जाता है कि अगर 4-6 दिन बाद भी भूल जाओ तो हल्का सा ही आप देखेंगे तो याद आ जाएगा सब कुछ। और 1-2 बार देखने के बाद इतना याद हो जाता है कि अगर कोई क्वेश्चन करे तो याद नहीं होगा, बता नहीं पाओगे, लेकिन अगर 4 ऑप्शन सामने आ जाएं तो जरूर छांट के बता दोगे कि यार ये पढ़ा है मैंने, ये हो सकता है। ठीक है, तो पढ़ने से ये बेनिफिट है कि मान लो अगर तुम्हें याद ना हो 1-2 बार पढ़ने के बाद, लेकिन आपके साथ 4 ऑप्शन रख दें तो आप जरूर बता सकते हो कि हाँ ये वाला मैंने पढ़ा है, बाकी 3 नहीं पढ़े हैं, या बाकी 3 तो मैंने दूसरी तरफ पढ़े थे, ये आंसर हो सकता है। तो वीडियो देखने के बाद में आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ है, मैथ है या वो है, मैथ में कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं आप, तो मैथ का जो भी बुक है आपके पास वो बुक लगाओ, कम से कम 10-20 क्वेश्चन करो उसी से रिलेटेड। ठीक है, वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो जो भी आपके नोट्स हैं या कोई कोचिंग के नोट्स हैं या फिर आप कोई बुक कर रहे हैं तो उस बुक को लगाओ। ठीक है, तो आप एक जो बुक के पीछे सीरीज एक्सरसाइज होती है वो भी करना, तो आपको ये पता चलेगा और फिर थोड़ा सा आपको डिटेल भी पता चलेगी। ठीक है, तो ये हो गए अंतस्थ व्यंजन, ये हो गए ऊष्म और संघर्षी व्यंजन, और ये जो होते हैं 4 होते हैं, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। नीचे दिखाई दे रहा है ना, दिखाई भी नहीं दे रहा हो तो बोल रहा हूं, संयुक्त व्यंजन, क्षत्र, ज्ञ और श्रेय। अब सबसे पहले इनकी संख्या जान ले।
मूल स्वर जो बताए थे वो ह्रस्व स्वर होते हैं, संख्या होती है 4। दीर्घ स्वरों की संख्या भी 4 होती है। अयोग्य वाहा 2 होते हैं। अनुनासिक की संख्या नहीं पूछेगा क्योंकि एक ही है, तो अनुनासिक से पूछेगा कि बताओ अनुनासिक कौन सा है, तो ये विसर्ग, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन ये 2 हैं। स्पर्श व्यंजन अगर ऑप्शन में हो तो, अगर ना हो तो, ठीक है। और कौन कौन से हैं ये भी जान लें, कैसे लेकर मैं तक। और ये बात ध्यान रखना कि एक लाइन में केवल 5 तक ही लिखे जाएंगे, कभी 6 वाली लाइन को भी यहां लगा दो आगे, अगर की रफ कॉपी में थोड़ी सी या फेयर में कुछ बच रहा है तो उसमें 6 लिख दो, फिर 6 से अगली लाइन स्टार्ट करो, ये डे से करो, ऐसे नहीं करना। केवल 5 अक्षर आपके अगर यहाँ पे लिखे हुए तो 5 ही लिखने हैं, ठीक है। बुक में भी ऐसे ही मिलेगा और यहाँ पे भी ऐसे ही, ठीक है। तो ये हो गए 25 पूरे, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 25 हो गए, ठीक है। 2 वो वाले जुड़ गए, 27 हो गए। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो ये रह ले 4 होती हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या वो भी 4 है, ठीक है। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या तो वो भी 4 है। इनको लिखना बताएंगे कि ये चारों संयुक्त व्यंजन किस किस व्यंजन से मिलकर बने हैं, और ये जो चारों तुम्हारे संयुक्त स्वर हैं ये भी किस किस से मिलकर बने हैं। इनको बोलते हैं संयुक्त स्वर, 2 स्वरों से मिलकर बने हैं, ठीक है। एक चीज और, इसको बोलते हैं कै वर्ग, मतलब समझते हैं कै वर्ग का, इसको बोलते हैं चय वर्ग। वर्ग क्या होता है, चय वर्ग, टे वर्ग, सुना तो होगा अगर हिंदी पढ़ी है तो, नहीं तो मैं बता दे रहा हूं। ये होता है टे वर्ग और ये होता है पे वर्ग, ठीक है। कहने का मतलब ये है कै वर्ग, यानी कि ये कैसे स्टार्ट हो रहा है और ये पूरा जो वर्ग है ये वाला, ये कै वर्ग है, ठीक है। सॉरी, और चय वर्ग जो है ये चय से स्टार्ट हो रहा है और पूरा अय्ये तक ये चय वर्ग है, ठीक है। बार बार लाइन टेढ़ी हो जाती है। और ये टे वर्ग टे से स्टार्ट हो रहा है, डे तक है, तो ये टे वर्ग हो गया। और ये तय वर्ग है तुम्हारा, और इसके बाद ये पे वर्ग है। ये 25 हो गए, इनका वर्गीकरण भी हो गया, ये पे वर्ग है। अब इनको सिंपल सा बोलने का तरीका, सिंपल सा बोलने का तरीका क्या है। सबसे पहले ये बात कि इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया, क्योंकि इनको बोलते समय जीभ कहीं ना कहीं स्पर्श करती है हमारी, और कहां कहां करती है उसका भी वर्गीकरण करेंगे। जैसे ये कंठ से बोला जाता है, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से, ठीक है, ये भी बोले जाते हैं। इनको संघर्षी या ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं, ठीक है। ये अल्प प्राण महाप्राण भी होते हैं, तो उनको करेंगे। अभी एक और टेबल मैं बनाए दे रहा हूं, 1 मिनट। तो दोस्तों उसको अगली वीडियो में करें क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अभी फिलहाल ये बताई दे रहा हूं कि ऊष्म और संघर्षी व्यंजन जो है उसको ऊष्म या संघर्षी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको बोलने में एक बहुत ज्यादा संघर्ष सा करना पड़ता है आपकी जीभ को या आपके कंठ को। जैसे श बोल के देखोगे आप, एक कै बोल के देख लो, कै बड़ी आसानी से बोल जाते हो। टे बोल के देखो, चय बोल के देखो, बड़ी आसानी से बोल जाते हो। लेकिन श बोलोगे, श बोलोगे तो इसमें थोड़ा सा आपको मतलब एक गरम ऊष्मा, गरम हवा बाहर आती है आपके अंदर से, फेफड़ों से या कंठ से गरम हवा बाहर आती है, उसी को बोलते हैं हम ऊष्म या संघर्षी। संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। संयुक्त का मतलब है कि ये 2 व्यंजनों से मिलके बने हैं, ये 2 संयुक्त स्वरों से मिलके बने हैं, ठीक है। इसके बाद में वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। एक वीडियो और बनेगी आपकी वर्णमाला से रिलेटेड, और वर्णमाला फिर हो जाएगी फिनिश, ठीक है। तो ये ना सोचे कि वीडियो ज्यादा आ रही है या थोड़ी लेट आ रही है। लेट और जल्दी का तो हमें पता है कि कितनी जल्दी कराना है, कितना लेट कराना है और कितना कितना कराना है वीडियो में। तो एक बार फिर दोबारा से कह रहा हूं कि बुक या नोट्स या कोई भी आपकी कोचिंग नोट्स हैं वो जरूर लगाएं वीडियो के देखने के बाद, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि हमारी कितनी एक्यूरेसी है और आप कितना जान गए। तो थैंक यू।